एक छोटे से शहर में राधा और श्यामलाल अपने दो बेटों और बहुओं के साथ एक बड़े मकान में रहते थे। श्यामलाल जी ने सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट के बाद मिली सारी जमा पूंजी से यह घर बनवाया था, जिसे वह अपने परिवार का आशियाना मानते थे। उनके बड़े बेटे प्रशांत की पत्नी कविता संस्कारी और सादगी पसंद थी, जबकि छोटे बेटे विवेक की पत्नी पायल बहुत ही लालची और महत्वाकांक्षी थी। पायल की नज़र हमेशा घर के बंटवारे और श्यामलाल जी के बचे हुए पैसे पर रहती थी। पायल अक्सर अपने पति विवेक के कान भरती थी, देखते हो जी कविता भाभी को कितना सुख है, बाबूजी ने उन्हें गहने दिलवाए थे और देखिए उनका कमरा भी हमसे बड़ा है। हम कब तक इस गरीबी में जीते रहेंगे? अब समय आ गया है कि हम अपना हिस्सा मांग लें। विवेक स्वभाव से शांत और अपनी पत्नी पर अंधा विश्वास करने वाला था। वह पायल की बातों में आकर धीरे धीरे अपने बड़े भाई और माता पिता से दूर होने लगा। एक शाम जब श्यामलाल जी और राधा जी मंदिर गए थे, पायल ने मौका देखकर घर की रसोई में हंगामा खड़ा कर दिया। भाभी मैं थक गई हूँ हर रोज़ आपकी बची खुची दाल और सब्जी खाने से। आज से हम अपना खाना अलग बनाएंगे और हाँ, आप बाबूजी को बोलकर इस घर का बंटवारा करवा लीजिए। मुझे अब इस संयुक्त परिवार का नाटक नहीं चाहिए। पायल ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। कविता भौचक्की रह गई। पायल, यह तुम क्या कह रही हो? माँ और बाबूजी को कितनी तकलीफ होगी यह सुनकर। मुझे किसी की तकलीफ से कोई मतलब नहीं, मुझे अपना हिस्सा चाहिए अभी। पायल अड़ी रही। जब श्यामलाल जी और राधा जी लौटे और उन्हें इस हंगामे का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। श्यामलाल जी ने गुस्से में विवेक को डांटा, लेकिन विवेक ने पहली बार अपनी पत्नी का पक्ष लिया और बंटवारे की मांग पर अड़ गया। बाबूजी, मैं अलग रहना चाहता हूँ, हम सबका एक साथ रहना संभव नहीं है, विवेक ने कठोरता से कहा। विवेक की इस बात पर श्यामलाल जी ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो घर का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन एक बात साफ है, हम दोनों में से कोई भी संपत्ति में हिस्सा नहीं लेगा। पायल तुरंत बोल पड़ी, पर बाबूजी आप दोनों किसके साथ रहेंगे? बंटवारा तो माँ बाप का भी होता है। श्यामलाल जी ने दुख से सिर झुका लिया। तब राधा जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। मैं विवेक के साथ रहूंगी। राधा जी ने अपनी तरफ देखकर हैरान प्रशांत और कविता से कहा, तुम लोग अपना घर संभालो, मैं छोटे बेटे के पास रहूंगी, कम से कम घर में शांति बनी रहे। सब जानते थे कि राधा जी यह फैसला विवेक के भविष्य के लिए ले रही हैं, ताकि बंटवारे के बाद भी वह अपने माँ बाप के प्यार से वंचित न हो जाए। श्यामलाल जी बड़े बेटे प्रशांत और कविता के पास रहें। बंटवारे के बाद पायल ने राधा जी को अपने घर की कामवाली बना लिया। राधा जी को सुबह शाम का खाना अकेले बनाना पड़ता, पायल और विवेक के कपड़े धोने पड़ते और पूरे घर की सफाई करनी पड़ती। पायल उन्हें हर छोटी बात पर ताना मारती और कहती, माँ जी यहाँ कोई मुफ्त में नहीं रहता, यह आपका काम है। एक दिन राधा जी की तबीयत बहुत खराब थी, बुखार तेज था। उन्होंने पायल से कहा, बहू आज मुझसे काम नहीं हो पाएगा, थोड़ा आराम करने दे। पायल ने तमतमाते हुए जवाब दिया, आराम? आप यहाँ कोई रानी नहीं है, ड्रामा मत कीजिए और काम पर लग जाइए। आपको लगता है कि आप हमारे हिस्से में आकर हम पर एहसान कर रही हैं? उठिए और रसोई का काम कीजिए, वरना आज आपको खाना भी नहीं मिलेगा। विवेक जो सब सुन रहा था, पत्नी के लालच और डर के कारण चुप रहा। अपनी माँ को काम करते देख उसका मन रोता था।
पर वह विरोध नहीं कर पाता था। राधा जी ने अपने आंसू पोंछे, चुपचाप दवाई ली और उठकर काम में लग गई। उन्हें सिर्फ प्रशांत और कविता से दूर रहने का दुख था, लेकिन वह यह सब इसलिए सह रही थी ताकि विवेक को यह न लगे कि उनकी माँ ने उन्हें छोड़ दिया है। एक सुबह प्रशांत किसी काम से विवेक के हिस्से में आया। उसने देखा कि राधा जी घर के आंगन में बुखार की हालत में कपड़े धो रही हैं और पायल आराम से चाय पी रही है। प्रशांत को देखते ही राधा जी घबरा गईं और जल्दी से कपड़े छुपाने लगी। बेटा, तू यहाँ कैसे? प्रशांत की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा जो पानी में सिकुड़कर पतले हो चुके थे। माँ, यह क्या हाल बना रखा है आपने अपना? क्या इस दुष्ट पायल ने आपको यह सब करने को मजबूर किया है? पायल यह सब देखकर घबरा गई और झूठ बोलने लगी। जेठ जी, माँ जी तो बस मेरी मदद कर रही थी। प्रशांत ने गुस्से में पायल को दूर हटाया और चिल्लाकर विवेक को आवाज दी। विवेक बाहर आया तो प्रशांत ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ का यह हाल करने की? तू अपनी पत्नी के लालच में इतना अंधा हो गया कि तुझे अपनी माँ का दर्द भी दिखाई नहीं देता। हमारी माँ ने तेरे लिए खुद को हमसे दूर किया और तूने उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया। विवेक होश में आया। उसने अपनी माँ को देखा जिनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने घुटनों के बल बैठकर अपनी माँ के हाथ पकड़ लिए। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी ममता और त्याग को नहीं समझ पाया। मैं इस लालची औरत के बहकावे में आ गया था। विवेक फूट फूट कर रोने लगा। माँ जी ने अपने बेटे को गले लगाया। उठ बेटा, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। बस अब तुम दोनों भाई फिर से एक हो जाओ, यह मेरी अंतिम इच्छा है। विवेक ने उसी पल पायल से कहा, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो पहले मेरी माँ और भाई से माफ़ी मांगो और आज से यह घर फिर से एक हो जाएगा, वरना तुम अपने मायके जा सकती हो। डर और पश्चाताप से भरी पायल ने रोते हुए राधा जी, श्यामलाल जी और कविता से माफ़ी मांगी। उसी दिन दोनों भाइयों ने फिर से एक होने का फैसला किया। उन्होंने दीवारें गिरा दी और घर फिर से खुशियों और स्नेह से भर गया। राधा और श्यामलाल जी के चेहरे पर संतोष था। उन्होंने समझ लिया था कि लालच की बेड़ियां केवल इंसान को बर्बादी की ओर ले जाती हैं और परिवार का प्रेम ही सबसे बड़ी दौलत है। विवेक के कठोर निर्णय और अपनी गलती के एहसास ने पायल को अंदर तक हिला दिया था। उसने रोते हुए राधा जी, श्यामलाल जी और कविता से माफ़ी तो मांग ली, लेकिन उसके मन में अभी भी असुरक्षा और ईर्ष्या का छोटा सा बीज बाकी था। जब विवेक ने दोनों भाइयों के हिस्से को मिलाने की बात कही तो प्रशांत और कविता ने तुरंत सहमति दे दी। दीवारें तोड़ दी गईं और रसोई फिर से एक हो गई। यह सब इतना अचानक हुआ कि पायल को अपने किए पर पछतावा होने के बावजूद नए सिरे से तालमेल बैठाना मुश्किल लग रहा था। वह देखती थी कि कविता कितनी सहजता से रसोई संभालती हैं और कैसे सब लोगों का ध्यान रखती हैं, जबकि पायल का मन अब भी सिर्फ बचत और व्यक्तिगत लाभ की गणना में लगा रहता था। एक शाम राधा जी ने पायल को उदास और कोने में चुपचाप बैठा देखा। राधा जी उसके पास गईं और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। क्या हुआ बहू, अब तो घर फिर से एक हो गया है, उदास क्यों हो? राधा जी ने स्नेह से पूछा। पायल की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, मुझे पता है कि मैंने जो किया वह माफ़ी के लायक नहीं है। मुझे हर पल यह डर सताता है कि आप सब कभी मुझे पूरी तरह से माफ़ नहीं कर पाएंगे।
मुझे लगता है कि मैं हमेशा इस घर की बुरी बहू ही रहूँगी। राधा जी मुस्कुराई। बेटा, गलती इंसान से ही होती है। जब तक गलती का एहसास हो जाए तब तक सब ठीक है। तुम मेरी बहू हो और इस घर की बेटी भी। हमें यह सब भूलकर आगे बढ़ना होगा। हम सब ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब तुम खुद को माफ़ कर दो। राधा जी की इस ममता भरी बात ने पायल के हृदय की सारी गांठें खोल दी। उसे महसूस हुआ कि उसने जिस दौलत के लिए अपनों को दुख दिया, वह दौलत तो उसे बिना मांगे माँ के रूप में मिल गई थी। अगले कुछ हफ्ते पायल के लिए आत्म सुधार की कसौटी थे। उसने जानबूझकर रसोई और घर के कामों में कविता की मदद करना शुरू कर दिया। शुरुआत में कविता थोड़ी संकोच करती थी, लेकिन जल्द ही उसने पायल के प्रयासों को स्वीकार कर लिया। एक दिन श्यामलाल जी को अचानक रात में सीने में दर्द हुआ। घर में अफरा तफरी मच गई। प्रशांत और विवेक दोनों हड़बड़ी में उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने बताया कि यह मामूली गैस की तकलीफ थी, लेकिन उन्हें कुछ घंटों के लिए निगरानी में रखना होगा। प्रशांत और विवेक अस्पताल में ही रुक गए। घर पर राधा जी सदमे में थी और कविता उन्हें संभाल रही थी। पायल उस समय घर में अकेली थी। उसे याद आया कि श्यामलाल जी अक्सर कहते थे कि उनके सरकारी कागजात और पेंशन के दस्तावेज एक पुरानी अटैची में हैं, जिसे उन्होंने अलमारी के सबसे ऊपर छुपा रखा है। पायल के मन में एक क्षण के लिए फिर वही पुराना लालच जागा। उसने सोचा, यह एक मौका हो सकता है। पिताजी के सारे पैसों और दस्तावेज़ों पर मेरा कब्ज़ा हो सकता है। वह तुरंत अलमारी की तरफ बढ़ी, स्टूल लगाकर अटैची उतारी और उसे खोला। अंदर वही पुराने कागजात, पासबुक और कुछ बीमा पॉलिसियाँ थीं। पैसे कहीं नहीं थे। तभी उनकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर श्यामलाल जी और राधा जी की थी, जो उन्होंने अपनी पहली सालगिरह पर खिंचवाई थी। तस्वीर के पीछे राधा जी के हाथ से लिखा एक संदेश था। मेरे बच्चों, यह घर मैंने और तुम्हारे बाबूजी ने बहुत प्यार से बनाया है। इसे बांटना मत। यह संपत्ति नहीं, तुम्हारा बंधन है। तुम्हारा असली धन एक दूसरे का सहारा है। यह संदेश पढ़ते ही पायल के हाथ से कागजात छूट गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि कैसे उसने सिर्फ एक कमीज और 2 कमरों के लालच में इस बंधन को तोड़ने की कोशिश की थी। कैसे उसने राधा जी को इतनी पीड़ा दी थी। वह अटैची को बंद करके वापस अपनी जगह पर रखकर आंगन में बैठ गई। अब उसके मन में लालच की जगह शुक्राना था। सुबह श्यामलाल जी को डिस्चार्ज मिल गया। जब सब घर लौटे तो देखा कि पायल ने पूरे घर को सजाया हुआ है और सबके लिए उनकी पसंदीदा चाय और नाश्ता तैयार रखा है। श्यामलाल जी जब अपने कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि उनकी अटैची जगह पर रखी है, लेकिन थोड़ी हिल डुल चुकी है। वह समझ गए कि रात में पायल वहां आई होगी। उन्होंने बिना कुछ कहे अटैची खोली और फिर बंद कर दी। वह मुस्कुराए। उन्हें यकीन हो गया था कि पायल का हृदय परिवर्तन सच्चा था। कुछ देर बाद श्यामलाल जी ने पायल को बुलाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बहू, तुम अब सही रास्ते पर हो। मेरी सच्ची संपत्ति ना तो पैसों में है, ना ही इस घर में। मेरी सच्ची संपत्ति तुम चारों बच्चे हो। पायल ने अपने ससुर के पैर छुए। उसने जान लिया था कि लालच की बेड़ियां उसे केवल अंधेरे में रखती हैं, जबकि प्रेम और त्याग के रास्ते पर चलकर ही सच्चा प्रकाश मिलता है। उस दिन के बाद पायल ने कभी बंटवारे या संपत्ति की बात नहीं की। वह कविता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर संभालती थी। परिवार में फिर से वही हंसी खुशी और एकता लौट आई, जो कभी लालच की
आग में जलकर खाक हो चुकी थी। विवेक भी अपनी गलती सुधार चुका था और अब वह एक जिम्मेदार बेटा और पति बन चुका था। राधा जी और श्यामलाल जी अब संतुष्ट थे। उनका परिवार फिर से एक हो गया था और यही उनके जीवन का सबसे बड़ा धन था। पायल के हृदय परिवर्तन को अब 1 साल बीत चुका था। घर फिर से हंसी खुशी का केंद्र बन गया था। विवेक, प्रशांत और उनकी पत्नियां कविता और पायल एक टीम की तरह काम करते थे। श्यामलाल जी और राधा जी अब सचमुच में रानी और राजा की तरह जीवन जी रहे थे। हालांकि परिवार के भीतर सब कुछ सामान्य था। समाज और आस पड़ोस के लोग अभी भी पुराने बंटवारे और कलह की बातें भूले नहीं थे। खासकर पायल को लेकर लोग फुसफुसाते थे। एक दिन जब राधा जी और कविता पड़ोस की किटी पार्टी में गई तो एक महिला ने ताना मारा, राधा जी, सुना है अब आपकी छोटी बहू सब ठीक ठाक कर रही है, लेकिन कहते हैं कि नीम की पत्ती चाहे कितनी भी उबाल लो कड़वाहट नहीं जाती। कहीं फिर से घर तोड़ने का नाटक शुरू ना कर दे। राधा जी ने शांत लेकिन आत्मविश्वास भरी आवाज़ में जवाब दिया, बहन जी, जो बर्तन एक बार टूटकर जुड़ जाता है उसके जोड़ और भी मजबूत होते हैं। मेरी बहू ने अपनी गलती का पश्चाताप किया है। वह अब इस घर की प्रकाश है, छाया नहीं। इस बात से कविता को अपनी सास पर बहुत गर्व हुआ। कुछ ही हफ्तों बाद मोहल्ले की ओर से वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस वर्ष मोहल्ले की सबसे सद्भावपूर्ण और आदर्श बहू को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया था। समारोह की तैयारी चल रही थी। एक शाम जब चारों एक साथ बैठे थे तो मोहल्ले के अध्यक्ष श्यामलाल जी के घर आए। अध्यक्ष ने कहा, श्यामलाल जी, हम इस वर्ष आदर्श बहू के सम्मान के लिए आपका नाम प्रस्तावित करने आए हैं। प्रशांत और विवेक चौंक गए। हमारा नाम क्यों अंकल? प्रशांत ने पूछा। अध्यक्ष ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, देखिए, हम जानते हैं कि पिछले साल आप लोगों के घर में क्या हुआ था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से आपकी छोटी बहू पायल ने अपनी गलती को सुधारा है और जिस तरह से इस घर परिवार ने टूटे हुए रिश्तों को हिम्मत से जोड़ा है, वह पूरे मोहल्ले के लिए एक उदाहरण है। अध्यक्ष ने पायल की ओर देखा जिसकी आंखें भर आई थी। हमने सुना है कि पायल ने कैसे अब घर के हर सदस्य के प्रति अपना समर्पण दिखाया है और इस घर को टूटने से बचाना और अपनी सास ससुर को सर्वोच्च सम्मान देना ही सच्ची आदर्श बहू का काम है। पायल को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस समाज ने उसे लालची कहा था वही समाज उसे आदर्श मानेगा। समारोह के दिन हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। जब पायल का नाम मंच पर पुकारा गया तो उसके कदम लड़खड़ा गए। राधा जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे हिम्मत दी। मंच पर पुरस्कार लेते समय पायल ने माइक संभाला। उसकी आवाज़ में हल्का कंपन था, लेकिन वह आत्मविश्वास से बोली, मैं जानती हूँ कि आज मैं यहाँ इसलिए खड़ी हूँ। आज से 1 साल पहले मैं लालच और अहंकार से भरी हुई थी। मैंने एक ऐसे परिवार को तोड़ने की कोशिश की जिसे मेरे सास ससुर ने प्यार से बनाया था। उसने राधा जी और श्यामलाल जी की तरफ देखा जो गर्व से मुस्कुरा रहे थे। यह सम्मान मेरा नहीं है, यह मेरी सास राधा जी की ममता का है, जिसने मेरे तिरस्कार का जवाब प्यार से दिया। यह मेरे पति विवेक और मेरे जेठ जेठानी प्रशांत और कविता के माफ़ी देने के साहस का है। मेरे ससुर श्यामलाल जी ने मुझे सिखाया कि कागजात पर लिखी दौलत से बड़ी दौलत परिवार का अटूट बंधन होता है। मैंने अपनी गलती से सीखा है कि लालच की भेड़ियाँ इंसान को नीचे गिराती हैं, लेकिन प्रेम और सम्मान उसे सबसे ऊंचा
स्थान दिलाते हैं। आज मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा इस घर के बंधन की रक्षा करूँगी। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। विवेक की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस घटना ने केवल पायल को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को समाज में सम्मान और गौरव दिलाया। लोगों ने देखा कि गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने की हिम्मत रखने वाला व्यक्ति ही जीवन में सच्चा सफल होता है। पायल के सार्वजनिक पश्चाताप और आदर्श बहू का सम्मान मिलने के बाद घर में प्रेम और सद्भाव की लहर और भी गहरी हो गई थी। अब पायल और कविता मिलकर सामाजिक कार्यों में भी हाथ बटाने लगी थी। एक दिन जब राधा जी और पायल पास के मंदिर से लौट रही थी तो उनकी मुलाकात एक परिचित महिला से हुई। यह और कोई नहीं बल्कि सुधा जी थी। पर गिरने के बाद संभाला था और उनकी मदद की थी। सुधा जी की हालत ठीक नहीं थी। वह कमज़ोर दिख रही थी और उनके कपड़े फटे हुए थे। राधा जी ने उन्हें पहचान लिया और दुख से उनका हाल पूछा। सुधा जी ने बताया कि उनके बेटे और बहू ने उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया है और अब वह छोटी मोटी मजदूरी करके किसी तरह गुजारा कर रही हैं। पायल को यह सुनकर गहरा झटका लगा। उसे तुरंत अपना अतीत याद आया, जब उसने खुद राधा जी के साथ लगभग वैसा ही दुर्व्यवहार किया था। सुधा जी की आंखों में जो दर्द था वह पायल को अपने किए की याद दिला रहा था। राधा जी ने तुरंत सुधा जी को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। आप हमारे साथ चलिए सुधा जी, आपकी देखभाल की ज़रूरत है। अब आप यहाँ अकेली नहीं रहेंगी। सुधा जी को घर लाकर पायल ने उनकी देखभाल की जिम्मेदारी उठाई। वह उन्हें समय पर दवाई देती, पौष्टिक खाना खिलाती और उनके साथ घंटों बातें करती। पायल जानती थी कि वह सुधा जी के साथ जो कुछ कर रही है वह अप्रत्यक्ष रूप से अपने पुराने कर्मों का प्रायश्चित कर रही है। वह हर बार सुधा जी की सेवा करते समय राधा जी के त्याग और प्रेम को याद करती थी। एक शाम जब पायल सुधा जी के पैर दबा रही थी तो सुधा जी ने स्नेह से उसका हाथ थाम लिया। पायल बेटी, सुधा जी ने कहा, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि मैंने जीवन में क्या गलती की होगी जो मेरे अपने बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया। पायल की आंखों में आंसू आ गए। सुधा जी, यह मत कहिए। मैं भी एक समय अपनी माँ जी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। मैं लालची थी और मुझे सिर्फ संपत्ति चाहिए थी। अगर मेरी माँ जी ने मुझे माफ़ न किया होता तो मुझे दूसरा मौका न दिया होता तो आज मैं आपसे भी बुरी हालत में होती। पायल ने अपने अतीत की पूरी कहानी सुधा जी को सुनाई। कैसे उसने बंटवारा कराया, कैसे उसने राधा जी को दुख दिया और कैसे विवेक के कठोर फैसले ने उसे सुधारने पर मजबूर किया। सुधा जी ने आंखें बंद कर ली। कितनी हिम्मत वाली हो तुम जो आज अपनी गलती स्वीकार कर रही हो, और कितनी महान है तुम्हारी माँ जी जिन्होंने टूटे हुए को फिर से जोड़ा। तुम दोनों ने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी है। कुछ ही दिनों में सुधा जी की तबीयत सुधर गई। पूरा परिवार, श्यामलाल जी, राधा जी, प्रशांत, कविता और विवेक उनसे बहुत स्नेह करने लगे थे। एक दिन श्यामलाल जी ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमने फैसला किया है सुधा जी अब कहीं नहीं जाएंगी। यह घर जितना हमारा है उतना ही उनका है। उनका भी इस घर में वही सम्मान होगा जो राधा का है। विवेक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ बाबूजी,
और माँ, हम चारों ने मिलकर तय किया है कि हम एक छोटा सा सेवा आश्रम खोलेंगे, खासकर उन माता पिता के लिए जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया है। हम चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले में अब कोई माँ बाप सुधा जी की तरह अकेले ना रहे। यह सुनकर राधा जी और श्यामलाल जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पायल ने महसूस किया कि अब वह सचमुच में आदर्श बहू बन चुकी है। वह सिर्फ घर के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए। उसने अपने अतीत की सबसे बड़ी गलती को अब समाज की सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।